नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशास तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 28 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित हो सकते हैं, या किसी भी तरह का ज्योतिषीय प्रश्न जो कि आप अपनी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित पूछना चाहते हैं, कोई आपकी जन्म कुंडली का राजयोग, कोई दुर्योग, किसी विषय में आप समझना चाहते हैं उससे संबंधित, या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, आप उन प्रश्नों को इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरे द्वारा पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्न पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपना एक स्पेसिफिक प्रश्न लिख दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, जो कि हर वेडनेसडे शाम को 6 बजे पब्लिश होता है, आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और अगर ये प्रोग्राम से आपका कुछ लाभ होता है, ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये कृष्ण लोध जी ने किया है कि नमस्ते सर, लग्नेश अगर 8th हाउस में हो तो क्या दोष लगता है? जन्म कुंडली में लग्नेश यदि जाकर के 6, 8, 12 त्रिक भावों में बैठ जाए तो ये अवयोग होता है, और ऐसे जातक को उसके जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष करना होता है। लग्नपति का अष्टम भाव में जाना, और अगर ये कुंडली मेष लग्न और तुला लग्न की है तब कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लग्नपति ही अष्टम भाव में जाकर के स्वग्रही हो जाएंगे, तो वो लग्न के बल को बढ़ा देंगे। धनु लग्न की कुंडली में लग्नपति अष्टम भाव में जाकर के उच्च राशिस्थ हो जाते हैं, जिसके विषय में मैंने पहले के कार्यक्रमों में बताया हुआ है। वैसे सामान्यतः लग्नपति अगर अष्टम भाव में जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को गुप्त बना देते हैं, आजीवन उसके जीवन काल में संघर्ष बना हुआ रहता है। इसको अवयोग के नाम से जाना जाता है, और ये संघर्ष जीवन पर्यंत आपको संघर्ष कराता है। अगला प्रश्न भी इनका है कि सर, अगर मिथुन लग्न की कुंडली में शनि 9th हाउस में है तो क्या रिजल्ट करता है? मिथुन लग्न की कुंडली में शनि भाग्येश होते हैं, तो भाग्येश का जाकर के भाग्य भाव में बैठना बढ़िया माना जाता है। हालांकि शनि है तो वो थोड़ा विलंबित भाग्योदय 36वें वर्ष की आयु में भाग्योदय कराते हैं, परंतु भाग्य भाव में शनि भाग्येश होकर के अगर बैठे हुए हैं तो ये आपको भाग्य का साथ जब जब आपको जरूरत पड़ेगी भाग्य का साथ दिलाएंगे। कई बार भाग्य का साथ विलंबित होता है, परंतु कल्पना से अधिक भाग्य ऐसे लोगों को मिल जाता है, तो बढ़िया ही माना जाएगा इसको। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नवम भावस्थ शनि पर अगर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी होता है, यानी कि उसकी धार्मिक वृत्ति जागृत रहती है और दुनिया के मोह जाल से थोड़ा सा वो कटा हुआ रहता है, और धार्मिक वृत्ति उसकी जागृत रहती है, साधना की तरफ उसकी रुचि बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, ये एक आईडी है ज्योतिष ज्ञान 108। इनका प्रश्न है, कन्या लग्न में सेकेंड हाउस का स्वामी शुक्र 12th हाउस में है, गुरु के साथ है, जबकि 12th हाउस में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, बताइए सर जी। कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र योग कारक प्लैनेट में से एक है, कारण वो धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। अब धनेश और भाग्येश का जाकर के 12वें भाव में बैठना, तो अति विशिष्ट कारक की चर्चा बाद में आएगी। सबसे पहले तो देखिए, धन भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठा है, और कैसा बैठा हुआ है? सिंह राशि में बैठा हुआ है, सूर्य के घर में बैठा हुआ है। अब पॉसिबिलिटी यही है, या तो सूर्य लग्न में होंगे तो वो कहीं ना कहीं नीचाभिलाषी हो जाएंगे, या लग्न या सूर्य शुक्र के साथ 12वें भाव में बैठे होंगे तो शुक्र के अस्त होने की पॉसिबिलिटी है, या फिर जो सूर्य है वो कर्क राशि में एक भाव पीछे बैठे हुए होंगे, तो शुक्र के अस्त होने की संभावनाएं हैं। धनपति का 12वें भाव में जाकर के बैठना इस बात को प्रदर्शित करता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संचित नहीं हो पाएगा। भाग्यपति 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, ये इसको शो करते हैं कि जन्म स्थान से दूर ही भाग्योदय है। अब नो डाउट शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, जो कि जातक के जीवन काल में भोग की सुविधाओं को बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति भोगी प्रवृत्ति का हो जाता है, अति सौभाग्यशाली हो जाता है, तो वो अपने भोग पर व्यय करने लगता है। जो धनपति 12वें में बैठे हैं तो धन तो वैसे भी नहीं बचना है। भाग्यपति 12वें भाव में जाकर के बैठते हैं और वो शुक्र है, तो आपको किसी भी काम को अगर आप हाथ में लेते हैं तो अगर आपने उसको बीच में छोड़ दिया तो आपको आपके भाग्य के साथ नहीं मिलेगा। यदि आप किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं और उस काम को अंत तक आप लेकर के जाते हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपको आपकी इनकम में से कुछ % दान में देना चाहिए, ताकि आपका जो शुक्र की वजह से जो गलत व्यय हो सकता था
उसमें कमी आए। अगर ये 12वें भाव में जो शुक्र बैठे हैं तो गुरु के साथ में है तो ये अच्छी स्थिति है, लेकिन वो सप्तमेश के साथ 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में परेशानियां आ सकती हैं। और अगर इस शुक्र पर शनि या राहु की दृष्टि पड़ जाएगी तब तो ये शुक्र अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। अति सौभाग्यशाली बनाने के बावजूद आपको नाना प्रकार के रोग, कष्ट और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी ये लगवा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है गौरंग जी का है। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी प्रणाम, अगर ग्रह कुंडली में कारक ना हो और उच्च राशि में हो तो क्या संपूर्ण परिणाम नहीं देगा? कुंडली में ग्रह कारक ना हो और उच्च राशि में हो तो क्या संपूर्ण परिणाम नहीं देगा? नहीं, अगर जन्म कुंडली में ग्रह आकारक भी है और अगर वो उच्च राशि में बैठा हुआ है तो वो अपने से संबंधित संपूर्ण परिणाम ही आपको देगा। फॉर एग्जाम्पल, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में बुध लाभेश होकर के लाभ भाव में बैठेंगे तो ये महाधनी योग के समान फल देगा और जातक के जीवन काल में आजीवन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अगला प्रश्न इन्हीं का है कि आकारक ग्रह नीच का हो तो क्या परिणाम देगा? अकारक ग्रह अगर नीच का हो जाए तो उसके दुष्प्रभावों में वृद्धि हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप चर्चा करते हैं वृषभ लग्न की जन्म कुंडली की, तो वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में मंगल को अकारक ग्रह कहा जाता है, गुरु को अकारक ग्रह कहा जाता है। अब वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में यदि गुरु अकारक हो जाएं और जाकर के भाग्य भाव में बैठ जाएं तो आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु वो साथ भाग्य का नहीं मिल पाएगा जो कि गुरु पराक्रम भाव में उच्च के होकर के बैठ करके भाग्य भाव को देख करके आपको प्रदान कर देते, या मंगल भाग्य भाव में बैठ करके उच्च के होते तो कहीं ज्यादा अच्छा माना जाता है, विवाह उपरांत भाग्योदय को प्रदर्शित करता। परंतु ये पराक्रम भाव में जाकर के मंगल यहाँ पर नीच के होंगे तो कहीं ना कहीं अकारक ग्रह अगर नीच का होता है तो वो आपको जबरदस्ती का पुरुषार्थ पराक्रम कराएगा। तो अकारक ग्रह का नीच का होना उसके दुष्प्रभावों को बढ़ाने वाला माना जाता है। कारक ग्रह अगर नीच का हो तो क्या परिणाम होगा? कारक ग्रह अगर नीच का हो जाए तो वो ग्रह आपको जितना दे सकता था उसके देने में कहीं ना कहीं कमी आएगी। मान लीजिए मेष लग्न की जन्म कुंडली है, अब वहां पर अकारक होते हैं शनि, जाकर के लग्न में नीच के होकर के बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रत्येक कार्यों को विलंबित करना, जातक के जीवन में उदासीनता पेट का रोगी, नाना प्रकार के रोग उसको देने वाले बन जाएंगे, तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। और आपने पूछा था कारक ग्रह अगर नीच का हो जाए, तो कारक ग्रह अगर नीच का हो जाएगा तो मान लीजिए कि कुंडली मेष लग्न की बनती है, मंगल लग्नपति बन करके चतुर्थ भाव में जाकर के नीच के हो जाए तो भूमि भवन वाहन का सुख देंगे परंतु ग्रह कला की स्थिति हो जाएगी। तो कारक ग्रह भी नीच का हो तो कहीं ना कहीं परेशानी देखने में आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये एन के इन्फॉर्मेशन टेक नाम से आईडी है। स्कॉर्पियो लग्न में 5th में वक्री शनि हो और अगर वो चलित चक्र में 4th में आ जाए तो ये शश महापुरुष योग है। 4th हाउस में वक्री शनि का फल कैसा होगा? देखिए, शश योग का फल मिलेगा परंतु ये योग नहीं है, जातक के जीवन काल में प्रत्येक चीजें डीले होकर के मिलेंगी। योग इसलिए नहीं है क्योंकि वो पंचम भाव में है जन्म कुंडली में, योग और दुर्योग जन्म कुंडली से देखे जाते हैं ना कि चलित कुंडली से, इस वजह से उसके सामने 10th हाउस में सन है और दृष्टि कहां से लेंगे? शनि की चौथे या 5वें से। मैंने सुना है कि दृष्टि बर्थ चार्ट मींस 5th हाउस से ही लेना चाहिए। जी, इस विषय पर मैंने पहले बताया हुआ है कि दृष्टि लग्न कुंडली से ही ली जाती है। आपकी जन्म कुंडली में शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो उनकी दृष्टि 7वें भाव, 11वें भाव और द्वितीय भाव पर होगी। चलित कुंडली के हिसाब से आप दृष्टि नहीं लेते हो। आप अगर चलित में ही शनि आपको चतुर्थ में दिख रहे हैं तो सूर्य पर शनि की दृष्टि माने नहीं होगी। इस बात को आप जान लीजिए कि D1 चार्ट में ही दृष्टि देखी जाती, चलित कुंडली में दृष्टि नहीं देखी जाती। सूरज जी का प्रश्न है, बुध राहु की युति 11th हाउस में मेष राशि में हो तो क्या रिजल्ट मिलता है? मिथुन लग्न की कुंडली होगी ये, जब 11वें भाव में मेष राशि आएगी तो लग्नेश लाभ भाव में राहु के साथ बैठे, बहुत बढ़िया है ये। कई बार देखने में आता है कि जब आपको वाणी की आवश्यकता होती है तो वाणी का साथ आपको नहीं मिल पाता, या कुछ चीज आप किसी को समझाना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, परंतु लग्नेश का लाभस्थ होना राहु के साथ में इसको बहुत बढ़िया माना जाएगा और आपके जीवन काल में धन आगमन के रास्ते को बनाने वाला होगा। आपकी चाहत जो है वो धन कमाने के पीछे ही आपकी चाहत हमेशा लगी रहेगी। आप येन केन प्रकारण करके धन अर्जित करने की कोशिश करेंगे तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये ममता देवी जी का है। इन्होंने पूछा है, तुला लग्न में शनि और गुरु 8th हाउस में है, ठीक है, यानी कि वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। सन वीनस एंड राहु इन 10th, मर्क्यूरी एंड मंगल इन 9th हाउस, मून इन 3rd हाउस। शनि और गुरु कैसा फल देंगे? आपने शुक्र की स्थिति बताई हुई है, सन वीनस एंड राहु इन 10th हाउस। तुला लग्न में शनि और गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और शनि और गुरु कैसा फल देंगे? तो देखिए, शनि का अष्टम भाव में जाना तो जीवन काल में अत्यधिक संघर्ष को बढ़ा देगा। वैसे भी योग कारक प्लैनेट होकर के अष्टम भाव में गए हैं तो चतुर्थेश और पंचमेश होकर के अष्टम भाव में गए तो कहीं ना कहीं संघर्ष होगा और
गुरु यहाँ पर बैठ करके आपको पेट का रोगी बनाएंगे। तो शनि और गुरु का फल जितना अच्छा अन्य भावों में मिल सकता था उतना अच्छा फल यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, भूमि भवन और वाहन के सुख में कमी, संतान के साथ में मतभेद, ये संतान से दूरी को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये अवनी मिश्रा जी का है। इन्होंने पूछा है कि अगर 7वें भाव में मंगल शुक्र की युति हो और केंद्र में जुपिटर हो तो क्या प्रभाव होगा। ये कहीं ना कहीं प्रेम विवाह को प्रदर्शित करता है। सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युति का होना एक से अधिक विवाह को भी प्रदर्शित करता है अगर इस युति पर पापक ग्रह की दृष्टि हो या ये दोनों ही ग्रह किसी पापक ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए हो या पापक ग्रह की राशि में हो। परंतु केंद्र में गुरु है तो इसका जो बुरा प्रभाव था उसमें कुछ हद तक कमी आएगी। और अगर मंगल शुक्र की युति पर किसी विच्छेदात्मक प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ती तो प्रेम विवाह को प्रदर्शित करता है। परंतु वहां विवाह में रहते हुए भी अन्य, अगर आप पुरुष हैं अवनी मिश्रा, अगर आप पुरुष हैं तो अन्य स्त्रियों की तरफ ध्यान आकर्षित होता है और अगर आप स्त्री हैं तो अन्य पुरुषों की तरफ ध्यान आकर्षित होता है। ये जरूर देखने में आएगा। परंतु अगर इस युति पर पापक ग्रह की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं ये विवाह का योग भी बन जाता है और दाम्पत्य विच्छेद को भी ये युति प्रदर्शित करती है। और अगला प्रश्न जो है प्रवीण जी का है। सर, कुंभ लग्न में अष्टम के राहु पर लग्नेश शनि व केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं और गुरु 12th की दृष्टि है। बुध शुक्र और सूर्य पराक्रम भाव में स्वास्थ्य के लिए या अन्य कोई भयंकर परिणाम दे सकता है। दशा बुध की है। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध की दशा तो योग कारक है, अष्टमेश बनते हैं। और अष्टम भाव के राहु पर लग्नेश शनि व केतु यानी कि शनि और केतु की युति, ये तो दीर्घकालिक रोगों को प्रदर्शित करता है। त्वचाजन्य रोग, त्वचाजन्य विकार, पैरों में दर्द से संबंधित परेशानियां, मुंह में किसी प्रकार के रोग को प्रदर्शित करता है। तो आपकी जन्म कुंडली को देख करके समझना होगा। बुध शुक्र और सूर्य पराक्रम भाव में बैठे और गुरु 12वें भाव में बैठे। तो गुरु 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो इसको तो कहीं ना कहीं ठीक मान लेते हैं, परंतु वो भी नीच राशि में। तो नीचत्व अगर 12वें भाव में होने के चलते समाप्त भी एक तरह से माना जाए, त्रिक भाव में ग्रह का नीचत्व समाप्त हो जाता है, नीच भंग हो जाता है। उसके बाद भी ये पेट से संबंधित रोग और ये रोग की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। परिणाम कितना भयंकर होगा ये तो आपकी जन्म कुंडली को देख करके समझना होगा कि सूर्य और केतु के बीच, शनि और केतु के बीच में दूरी कितनी है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में अगर श्रापित दोष बन जाए तो आजीवन रोग और दीर्घकालिक रोग की स्थिति ऐसे लोगों के जीवन काल में बनी हुई रहती है। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो बनता है। आपको अपनी जन्म कुंडली का एक बार अध्ययन करा लेना चाहिए और भोलेनाथ की अत्यधिक आराधना करनी चाहिए, वो उपाय आपके लिए श्रेष्ठ होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए थे और इतने ही प्रश्नों के जवाब लेकर के दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 28 में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है मैं आप सभी दर्शकों के प्रश्नों के जवाब को लेकर के उस एपिसोड में उपस्थित हो जाऊंगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।